कि जब जुडिशरी के पास किसी भी लॉ को लेके जाओगे तो एक लॉ आप लेके गए किसके पास, जुडिशरी के पास, और उसको लग रहा है कि आपको डाउट है उस लॉ में, तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी करती है इंटरप्रिटेशन। ओके, तो जब किसी लॉ को जिसको आपको लेके डाउट है और जब आप जुडिशरी के पास लेके जाते हैं तो जुडिशरी करती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन सिंपली मींस इंटेंशन। ओके, तो इसको आप लोग एक वर्ड से कनेक्ट कर लीजिए, इंटेंशन। समझने की कोशिश करें कि अगर मुझे एक वर्ड में कोई डिफाइन करने के लिए कहे कि व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, देन वन वर्ड आई कैन गिव यू, दैट इज इंटेंशन। ओके, इंटेंशन किसका, लॉ किसने बनाया था, ओके, सो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। अब मार्क द पॉइंट, उनका इंटेंशन क्या था इस वर्ड को वहां पे इंक्लूड करने का। मार्क दिस लाइन वेरी केयरफुली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, और जब बहुत सारे वर्ड्स आते हैं तो उनमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था इस शब्द को यहां पे यूज करने का। सो ट्राइंग टू नो द, एक जनरल मीनिंग आप याद रखिएगा कि ट्राइंग टू नो द ट्रू मीनिंग, ट्रू इंटेंशन, ओके, ऑफ द लेजिस्लेचर, की इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को जानने की कोशिश करना ही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ओके, दिस इज द बेसिक लाइन कि आप जो लेजिस्लेचर के दिमाग में जो था वो क्यों, किस मकसद से उस वर्ड को वहां पे यूज किया था उन्हें, दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। ओके, उसे इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। लेकिन अब एक अगला सवाल आएगा कि जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव इंटेंशन को जानना चाहेगी तो वो एक इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में जाएंगी, तो इसका कोई मेथड है, इज देयर एनी मेथड टू इंटरप्रेट, और द जुडिशरी द वे ही लाइक्स, जो जज की अपनी मर्जी होगी उस तरीके से वो इंटरप्रेट कर सकता है, या कोई सेट पैटर्न बनाया गया है कि इन रूल्स के अकॉर्डिंगली आप इंटरप्रेट करेंगे। जुडिशरी जब इंटरप्रिटेशन करती है तो इसके लिए कोई मेथड है, कोई प्रिंसिपल्स है, ओके, कैन आई कॉल कि कोई सेट प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके उनको इंटरप्रेट करना है। ओके, नहीं, दिस इज जस्ट अ वन एग्जांपल, विजडम जनरस, नॉस्ट्रेडमस सॉसेस, अटरस मैगस। ओके, सो बहुत सारे ऐसे मैक्सिम्स हैं जिनको आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ओके, गोल्डन रूल, मिसचिफ रूल, लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड सो ऑन। ओके, अब समझने की कोशिश करना कि क्या है इसके लिए। देखो, इंटरप्रिटेशन समझने के कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब भी आप इस क्लास को पढ़ ले, इस क्लास में आप पार्टिसिपेट करें तो सिट एज अ जज। अगर आप एज अ स्टूडेंट बैठेंगे तो आप इसको कभी समझ नहीं पाएंगे, तो आप ऐसे बैठो कि आप जज हो और आपके सामने एक वर्ड आया है और उसको अब आपको इंटरप्रेट करना है। गेटिंग द पॉइंट। जैसे एक इंटरेस्टिंग सा केस हुआ, आपको एक गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई वेजिटेबल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया सेल टैक्स से, कि भाई वेजिटेबल्स सेल टैक्स में नहीं आएंगे। ध्यान से सुनना कि कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अब उन्होंने कहा कि भाई कि वेजिटेबल्स जो है हम सेल्स टैक्स में नहीं रखेंगे, ओके, लेकिन अगर कोई कैश क्रॉप्स है तो उसको हम सेल टैक्स में रखेंगे, ठीक है। अब एक किसान था जो कि भाई शुगर केन बनाता था, वो उपजाता था, प्रोड्यूस करता था, तो उसके पास शुगर केन थे। तो उसने कहा कि सर शुगर केन जो है वो एक वेजिटेबल है, और शुगर केन वेजिटेबल होने के कारण मुझे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। लेट्स इमेजिन लाइक दिस, ऐसा एक कुछ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो अब आप लोगों के कोर्ट में सवाल आया, वो कह रहा है कि सर शुगर केन वेजिटेबल में आएगा, और दूसरी वाली पार्टी सरकार कह रही है कि शुगर केन वेजिटेबल में नहीं आएगा। अब कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा। अगर कोर्ट कह दे कि शुगर केन वेजिटेबल है तो भाई एग्जेम्प्टेड, और अगर कोर्ट कह दे कि शुगर केन वेजिटेबल नहीं है, नहीं भी हो सकता। गेटिंग द पॉइंट। उसी तरीके से एक और केस आया जिसमें बीटल लीफ को लेकर चर्चा चली कि पान, ओके, क्या पान को हम लोग वेजिटेबल कह सकते हैं? दिस वाज द अनदर क्वेश्चन कि बीटल लीफ को लेकर क्वेश्चन। अब सपोज दैट कि एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि आप लोग सब जजेस हैं, एवरीबॉडी इन द ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बैठे हुए हैं सब के सब जजेस हैं, ओके, और आपके पास एक केस आता है जिसमें आपको इंटरप्रेट करना है कि बीटल लीफ जो होता है वो वेजिटेबल है कि नहीं। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन जो आपके सामने अगर आ जाए तो अब आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि जो है बीटल लीफ को हम वेजिटेबल माने या नहीं माने।
ओके, सो अब कोर्ट के सामने वहां पे पहुंचा मैटर कि भाई बीटल लीफ जो है वो वेजिटेबल। तो कोर्ट ने कहा कि पहले एक लिटरल मीनिंग अप्लाई करते कि वेजिटेबल वर्ड जब भी हम लोग बीटल लीफ कहते हैं तो क्या हमारे दिमाग में आता है कि अगर आपको कहा जाए कि पापा आज बीटल लीफ लाने के लिए गए हैं, पान लाने के लिए गए, तो कौन कौन सा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि ठीक है मसाला वसाला प्याज व्याज काट के तैयार रखो, ओके पापा अभी पान लेके आ जाएंगे तो सब्जी बन जाएगी और फिर रोटी फूल के उनके सेक लेंगे और उसका खाएंगे। किसके किसके दिमाग में आया? नहीं आया। कोर्ट अप्लाइड द सेम इंटरप्रिटेशन कि उसका एक लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है, एक नॉर्मल मीनिंग क्या है। बीटल लीफ जब कहा जाता है तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि आज बीटल लीफ की सब्जी बनेगी या खाना खाने के बाद पान खाया जाएगा उसमें कुछ कुछ लगा के। ये सुनो, सो यू हैव टू अप्लाई द सिचुएशन कि वहां पे कोर्ट ने क्या लगा दिया? लिटरल रूल। ओके, नॉर्मल ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है ये सुनो। तो उस तरीके से आपको अलग अलग रूल से समझना होगा। तो अब एक सवाल उठ रहा है तुम्हारे सामने कि तुम लोग जब जज होगे और कोई भी लॉ को लेके तुम्हारे सामने डाउट आएगा कि सर इस लॉ पॉइंट को लेके डाउट है और इंटरप्रिटेशन करने के लिए बैठोगे, तो क्या किसी मेथड कोई प्रिंसिपल का इस्तेमाल करोगे आप लोग या डायरेक्ट आप अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो? अब इसमें दो विंग्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दो विंग्स पे लेके चलता हूं। जब भी किसी चीज को इंटरप्रेट किया जाता है तो जनरली उसके दो तरीके जो है हेल्प की जरूरत पड़ती। लेकिन सबसे पहला मैं क्वेश्चन उठाता हूं कि इंटरप्रिटेशन क्या हर सिचुएशन में जरूरत है? वेदर द इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी केस एंड इन एवरी सिचुएशन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेन देयर इज अ डाउट, व्हेन देयर इज अ एम्बिग्यूटी। इफ देयर इज नो एम्बिग्यूटी, अगर ध्यान से सुनिए कि कब इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े। क्या जुडिशरी का काम है कोई भी केस आया चलो इंटरप्रेट करते हैं? द मोमेंट केस कम्स कैन यू से अरे केस आ गया चलो अब इंटरप्रेट करते हैं कि सेक्शन 9 एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, ओके उनका मकसद क्या है ये। अरे सर इट्स अ क्लियर केस, देयर इज नो एम्बिग्यूटी। जैसे मैंने ये एक यहां पे छोटा सा एक आर्टिकल है और मैं कहूं कि इसको उठा के वहां रख दो, सर एक्चुअल में अब देखो क्या होता है, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये मार्कर मेरे हाथ में जो है ये सिद्धि तुम यहां से जाके चिराग को दे दो। अब सिद्धि अपना दिमाग लगा रही है कि सर वास्तव में जो मार्कर दिखा रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं कि इनके घर में जो एक्स्ट्रा मार्कर है उसकी बात कर रहे हैं। ओके अच्छा मुझे हाथ से ही लेके जाना है कि मैं जो है रुमाल से छू के जाऊं, कहीं फिंगरप्रिंट्स की बात है, ये वो 50 चीजें क्या इनको सोचना चाहिए? सिंपल सा पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां कोई एम्बिग्यूटी नहीं। ओके एम्बिग्यूटी जब आएगी तब इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी। कोर्ट हर केस में इंटरप्रेट करने पे नहीं आती। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू एम्बिग्यूटी। ओके तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि एम्बिग्यूटी अगर होगी तभी इंटरप्रिटेशन होगा। तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत तब पड़ती है जब एम्बिग्यूटी हो। मार्क दिस वन, इफ देयर इज नो एम्बिग्यूटी देयर विल बी नो इंटरप्रिटेशन। ओके तो एक छोटा सा फॉर्मूला और दिमाग में फिक्स करो, कुछ बेसिक बातें। एम्बिग्यूटी, अब जब एम्बिग्यूटी आएगी तो कौन उसको इंटरप्रेट करेगा? जुडिशरी। अब जब जुडिशरी इंटरप्रेट करने के लिए बैठेगी तो क्या जुडिशरी के पास कोई सेट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सेट रूल्स हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना है? आंसर इज यस। जब भी जुडिशरी इंटरप्रेट करती है तो उसके सामने कुछ रूल्स हैं और बेसिकली मैं उस रूल्स को अभी दो पार्ट्स में आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके उसके बाद और भी रूल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंटरनल एड और दूसरा है एक्सटर्नल एड। जुडिशरी जब इंटरप्रेट करती है तो दो एड का इस्तेमाल करती है, एक है इंटरनल एड, बस आज बेसिक तौर पे समझिए, और दूसरा है एक्सटर्नल एड। दो एड है जुडिशरी के पास, इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड। तो इस बात को समझते हैं कि क्या है। मान लो कि भाई इसमें सिंपल सा है कि अगर जनरल रूल क्या है कि अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो पहले अपनों से हेल्प लेना चाहिए कि पहले गैरों से, दूर दूर वालों से, अपनों से, ठीक है। नहीं करेंगे वो एक अलग बात, ठीक है, बाद में जो बाहर वाले लोग हैं वही काम आएंगे, ये सुनो। लेकिन सबसे पहले हम अपनों से हेल्प मांगते हैं कि भाई आप हेल्प कर दीजिए, ठीक है। एक एम्बिग्यूटी आ गई है लॉ को लेके, तो सबसे पहले हमें इंटरनल एड की तरफ देखना चाहिए कि सीधे एक्सटर्नल की तरफ। तो आप लोगों का कहना है कि सर सबसे पहले ना हेल्प आप इंटरनल लो। ओके इंटरनल मतलब वो एक्ट इटसेल्फ, यानी कि जिस एक्ट में प्रॉब्लम आई है उस एक्ट को सबसे पहले देखो आप
कि उस एक्ट से ही सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो उसी एक्ट को अगर हम देखें तो हमें वहीं से सॉल्यूशन मिलने का चांस है। इंटरनल एड हम लोग यूज करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इंटरनल एड में क्या है, लेट्स इमेजिन भाई एक छोटा सा वर्ड है, कोई भी एक्ट उठा लेते हैं हम लोग, कोई भी एक्ट उठा लो, जैसे हम लोग उठा लेते हैं सीपीसी या फिर एविडेंस, कोई भी जो है एक्ट आप उठाइए। अब एविडेंस में एक शब्द है पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर जो है वो वैलिड नहीं होगा, कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है। अब कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर अलाउड नहीं, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज पुलिस ऑफिसर, ओके। तो पहले सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट को चेक करोगे या सीधे जाके पुलिस एक्ट में चले जाओगे और अलग अलग लॉज में जाओगे आप? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले हमें इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछना चाहिए कि सर पुलिस ऑफिसर कौन है, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया? मुझे बताएं, एकदम बेसिक सा पॉइंट। तो आपने कहा कि हां सर रिजर्वेशन दिया गया है कि हु इज द शेड्यूल कास्ट, ओके, हुसोएवर इज अ शेड्यूल कास्ट विल बी गिवन द रिजर्वेशन। तो भाई एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। नाउ पहला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर हु इज अ एससी एंड हु इज एसटी? एससी कौन है, एसटी कौन है? ओके, ये दिमाग में आया। अब कोर्ट के सामने एक डाउट आ गया, मैं कह रहा हूं कि सर मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, आई एम एससी और आई एम एसटी, ओके। सो अब कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगी? अब पहला सवाल उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम शेड्यूल कास्ट को इंटरप्रेट करेंगे तो सबसे पहले इसका मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ही ढूंढने की कोशिश करेंगे या सीधे दूसरे लॉज पे आप जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में। सो एट फर्स्ट वी विल हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन इन द इंटरनल एड। आप सबसे पहले इंटरनल एड का फायदा लेंगे, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन क्लॉज में जाके देखेंगे कि भाई क्या शेड्यूल कास्ट डिफाइंड है, क्या शेड्यूल ट्राइब डिफाइंड है? डेफिनेशन क्लॉज है कौन सा? आर्टिकल 366। तो हम लोग कहते हैं कि भाई चलो सबसे पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 में चलते हैं, हो सकता है वहां हमें मीनिंग मिल जाए शेड्यूल कास्ट का। और एक कह रहा है तुम्हें नहीं चलो सीधे जनरल क्लॉजेस एक्ट में चलते हैं 1897 में, और चलो सीधे जो है ना एक गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री का एक डेटा निकला है वहां चलते हैं, वहां से पता चल जाएगा शेड्यूल कास्ट कौन है। आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, बाहर बाद में जाना है, सबसे पहले घर के अंदर देखना है, ओके। दिस इज द इंटरनल एड। तो आप घर के अंदर पहुंचे 366 में। अब सेक्शन 366 में जब पहुंचे तो वहां पे हमें लिस्ट चेक करना शुरू किया कि भाई शेड्यूल कास्ट डिफाइंड है कि नहीं। तो क्या लगता है अगर किसी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या वहां डिफाइंड है? 66 के 24 और 25 में जो है इनका डेफिनेशन की दिया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ओके। तो अब 366 के क्लॉज नंबर 24 में अगर पहुंच जाए, 25 में पहुंचे तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डिफाइंड है। तो मेरा आप पहला क्वेश्चन है, एज अ जज सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को देखेंगे या फिर सीधे आउटर डेफिनेशंस पे जाने की कोशिश करेंगे? तो आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को देखेंगे, ओके। आप पता करने की कोशिश करेंगे कि ये शेड्यूल कास्ट किसको मानते हैं, शेड्यूल ट्राइब किसे माना जाता है। विल यू यूज द इंटरनल एड, यस और नो? यस। बट नाउ गो टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 25। पुलिस ऑफिसर के सामने दिए गए कन्फेशन को उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। नाउ द क्वेश्चन हमें इंटरप्रेट करना है कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर, हु इज अ पुलिस ऑफिसर? क्या कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है? क्या एक्साइज ऑफिसर पुलिस ऑफिसर है? ओके, क्या सीबीआई पुलिस ऑफिसर है? हमारे सामने बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। तो भाई हम लोग, आप क्या करोगे सबसे पहले? इंटरनल एड। तो भाई इंडियन एविडेंस एक्ट को पूरा का पूरा स्कैन करके देखो, कहीं पे भी डिफाइन किया गया है हु इज अ पुलिस ऑफिसर? तो जवाब मिलता है कि सर इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंटरनल एड फेल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल एड जीत गई, लेकिन वहीं पे एविडेंस में इंटरनल एड फेल हो गई। तो आप क्या करोगे? अब आप यूज करोगे एक्सटर्नल एड का, कि चलो बाहर ढूंढते हैं कहीं पे कि पुलिस ऑफिसर डिफाइंड है कि नहीं। तो आप किसी पुलिस एक्ट में जाके देखोगे कि सर किसी पुलिस एक्ट में डिफाइंड है कि नहीं, या फिर कोर्ट ने किसी जजमेंट में क्या डेफिनेशन दिया। तो किसी कोर्ट का डेफिनेशन भी उठा सकते हो कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर, ये सुनो।
क्योंकि इंटरनल एड फेल हो चुका है, अब तो बाहर ही ढूंढना पड़ेगा, किसी किताब पे, डिक्शनरी पे, किसी फॉरेन जजमेंट में, किसी डिसीजंस पे, कोई लॉ पे, कुछ भी। डिक्शनरी मीनिंग क्या हो सकता है, ये सब। तो आप एक्सटर्नल एड का फायदा लेना चाहते हैं, गेटिंग द पॉइंट। और आपको पता चलेगा कि बाद में जब आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो 2 टेस्ट दिए गए कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर। नंबर 1, द पर्सन हु कैन इन्वेस्टिगेट, यही है कि जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर है। और दूसरा क्या, हु कैन फाइल पुलिस रिपोर्ट। ओके, और जो पुलिस रिपोर्ट जो है, हाँ, 173 में जो चार्जशीट फाइल कर सकता है, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल कर सकता है, उसे पुलिस ऑफिसर कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट। सो रिमेंबर दिस लाइन। तो कुछ टेस्ट उसके निकाले गए, मतलब बेसिकली हम लोग एविडेंस पढ़ने के लिए नहीं है यहां पे, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा इंटरनल एड अगर नहीं काम करेगा तो एक्सटर्नल एड पे आप जाएंगे। ओके, मेक दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर इन योर माइंड।